भाभी, भाभी, मम्मी, डैडी, देखो भाभी क्या करने जा रही है, जल्दी आओ। भाभी, रेखा, जल्दी करो, 11 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का। सुमित, बेटा मेरा एक फ्रेंड है लंदन, बहुत बड़ा डॉक्टर। मैं सोचा था तुम और रेखा एक बार उसके पास चले जाओ, शायद। चलो। क्या हुआ? डॉक्टर के पास नहीं जाना क्या? क्या फायदा इन सबसे? पिछले 4 साल से डॉक्टर के पास ही तो जा रहे हैं। सच कहूं तो मैं अब थक चुकी हूँ। जैसे इतनी बार गई थी ना, और एक बार जाएगी तो किसी पर एहसान नहीं करेगी। और रही एहसान की बात, एहसान हम तुझ पर कर रहे हैं। हाँ, तुम भी ना जरा सी बात पे इतना रिएक्ट करती हो। वो जा रही है ना, मना कहाँ कर रही है? चलो। सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप उसे करवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा है? हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। होता है, कभी कभी नॉर्मल कंडीशंस में भी टाइम लगता है। ऐसा करिए, आप ये टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या मुझ में कोई कमी है? ना कमी आप में है और ना इनमें, तो आप इन बातों को दिमाग में लाइए ही नहीं। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों? अरे अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मम्मी जी के ताने। रोज रोज वही सब बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, दूर कहीं, या फिर मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी को जानती हो ना, थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर देती है। और उनकी बात को तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी, फिर मेरा क्या होगा? कभी सोचा है ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ बच्चे की वजह से है ना? एक बार हमें बच्चा हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फिर यही मम्मी होंगी जो तुम्हें पलकों पर बिठा करके घुमाएंगी, और फिर तुम दोनों सास बहू मुझे भाव तक नहीं दोगे। आप भी ना। भैया, भाभी। अरे राज, तू? प्रणाम भैया। जीता रहे। अरे अरे बस बस। प्रणाम भाभी। और ऐसे अचानक कैसे आना हुआ राज? आजा, बैठ मेरे पास। बस भैया, ऑफिस का कुछ काम था और आपसे और मम्मी पापा से मिले भी 1 साल हो गए थे, तो सोचा आ गया। बहुत अच्छा किया। क्यों पापा? एक मिनट भैया। हाँ। भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? अपने देवर को यहाँ देख के खुश नहीं हैं आप? और वैसे भी मैं तो सिर्फ यहाँ आपसे मिलने आता हूँ, मम्मी पापा से नहीं। बस बस, ना भी मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अरे आजा, मेरे पास भी बैठ जा भाई, इतने दिनों बाद आया है। आजा। और बता भाई, क्या चल रहा है वहां पे? सब फर्स्ट क्लास भैया। चल, बहुत अच्छा। कुछ बताएगा भी? डॉक्टर ने क्या कहा? अब राज, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। जी। डॉक्टर ने क्या कहा? कमी किसमें है?
जरूर कमी ना इसमें ही होगी। माँ, ये क्या कह रही हैं? कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अभी वक्त है बेटा, देर नहीं हुई। मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। मैं तेरे लिए फोटोग्राफ्स लाई हूँ, इसमें से बस एक लड़की चुन ले। बस बेटा, एक बार मन बना ले अपना, फिर देखना बेटा, देख। हाँ, ये सब क्या बकवास कर रही हो आप? आज के बाद इस घर में किसी कोई भी बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी पापा, आप भलाई- समझाइए ना। अरे सुमित, राज, ये मेरी बात मानता ही नहीं है। इसमें से एक लड़की पसंद कर लेना। सुमित के लिए कौन सी अच्छी रहेगी? बेटा एक चुन लेना, कौन सी वाली? प्लीज स्टॉप दिस। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, स्पेशली फॉर यू। डॉक्टर ने कहा है ना कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखो मेरी आंखों में, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह उठा दिया मुझे आज? एक बात कहूँ, मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? बोलो। तुम दूसरी शादी कर लो ना। सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। मम्मी जी की भी यही इच्छा है। उनकी बातें, रोज रोज के ताने, ये सब सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। उनकी इच्छा है कि इस घर में एक बच्चा आ जाए, जो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरे बाद जो आए वो उनकी इच्छा पूरी कर पाए। रोज रोज का ये कलेश तो खत्म होगा। रेखा, बात सिर्फ बच्चे की नहीं है। मेरी पत्नी हो, और पति पत्नी का रिश्ता कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो रिश्ता टूट जाता है क्या? अगर बच्चा नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने जहन में कभी ये बात मत लाना। रेखा, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता। सही मानना था सुमित का कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता शादी के बाद बच्चे होने के अनिवार्य शर्त पर टिका नहीं होता। सुमित अपनी पत्नी रेखा से बेहद प्यार करता था, बहुत सुलझा हुआ पति था। रेखा के सामने सिर्फ एक ही परेशानी थी, उसकी सास जो आए दिन उस पर दबाव डालती जा रही थी। आगे चलकर इनकी जिंदगी में क्या होने वाला था। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। क्राइम अलर्ट में आज की कहानी गुजरात के राजपीपला शहर की है, जो एक ऐसे सच को उजागर करती है जहां रिश्तों की परिभाषा बदल कर रख दिया गया। साजिशों की ऐसी बिसात बिछाई गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। भैया, आज आप और भाभी के साथ शॉपिंग का प्लान बना रहा था। नहीं नहीं राज, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी भाभी को ले जाओ शॉपिंग के लिए। नहीं नहीं, मेरा हो गया। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं निकल रहा हूँ, ठीक है, बाय। भाभी, तो फिर तैयार हो जाइए।
हाँ बहू, सारा दिन घर में रहती है, थोड़ा बाहर निकलो, मन भी बदल जाएगा। क्यों? अरे घर में इतना काम पड़ा है, साफ सफाई, खाना पकाना। अरे सब हो जाएगा बहू, एक दिन अपने लिए भी वक्त निकालो। और रही बात हमारी और इनकी, तो अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि अपना काम खुद ना कर सके। क्यों मालती? हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। दिन भर घर पर आराम करती रहती हो, इसलिए उल्टा सीधा सोचती रहती हो। आज खाना तुम बनाओगी। भाभी, आप कोई बहाना नहीं, प्लीज। भाभी, आइसक्रीम? हाँ, अब लेकिन बटर स्कॉच वाली। ओके। मैं अभी गया और अभी आया। कैसी हो? थोड़ी मोटी हो गई हो। 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। तुम यहाँ? मेरा मतलब है इस शहर में? मैं बस यहीं राजपीपला में काम करता हूँ, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम खुश हुई। नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने देवर के साथ आई हूँ ना, तो अगर उन्होंने देख लिया तो। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। अगर हमारे बीच में आज भी कुछ है ना, तुम कॉल जरूर करोगी रेखा। बाय रेखा। बटरस्कॉच। थैंक यू। क्या हुआ, कोई बात? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। मैं जानता था तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगी मेरी रेखा।
बैठो रेखा। कैसी हो रेखा? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी अच्छा हूँ। ये साड़ी तुम पर काफी अच्छी लग रही है। तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब है तुम यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो? मैंने आज तक शादी नहीं की रेखा। दरअसल तुम जैसी कोई मिली ही नहीं, या फिर यूं कह लो कि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया। अभी मेरा मतलब है अभिषेक, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। तुम्हें मुझे भूलना होगा। भुलाया तो उन्हें जाता है जिन्हें हम कभी याद ना करना चाहें, और तुम तो मेरे दिल और दिमाग से कभी दूर गई ही नहीं। तुम्हें कैसे भुला दूं? और मुझे पूरा यकीन था कि तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज तुम मेरे सामने बैठी हो अपने अभी के साथ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अभी। सच कहूं तो मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मुझे सुमित जैसा पति मिला। सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा होता आज तुम यहाँ ना होती रेखा। क्यों अपने आप को झूठ बोल रही हो? मेरी बात मानो तो अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो वो तुम्हें 4 साल में नहीं दे सकती। मैं सुमित को नहीं छोड़ सकती। मेरे पास उसको छोड़ने की कोई वजह नहीं है। वजह मेरा प्यार है रेखा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हारा पति भी रास्ते से हट जाएगा और तुम उस घर की मालकिन भी बनी रहोगी। फिर तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। खबरदार जो सुमित के बारे में ऐसा कुछ कहा या सोचा भी तो। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बस एक कमजोर खड़ी। शायद मैं बहक गई, तुम्हारी बातों में आ गई थी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ भुला देना कितना आसान है तुम्हारे लिए, और मेरे लिए नहीं। और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार तुम्हारी जिंदगी में या तो तुम्हारा पति रहेगा या फिर मैं। छोड़ो छोड़ो। तो सुनो, मेरी जिंदगी में सिर्फ सुमित रहेगा, तुम नहीं। समझे? पति पत्नी के बीच के रिश्ते की डोर इतनी भी कमजोर नहीं होती कि कोई भी अनैतिक संबंध उसे आसानी से तोड़ सके। रेखा को इस बात का अंदाजा था कि उसके अनैतिक संबंध से कई ज्यादा अहमियत उसके विवाहिक जीवन के रिश्ते की है। बावजूद उसके उसने अभिषेक के साथ रिश्ता बनाकर पति पत्नी के रिश्ते का खून जरूर कर दिया। अब एक तरफ अभिषेक अपने इस अनैतिक संबंध को एक नाम देना चाहता था, तो दूसरी तरफ रेखा अपने पति सुमित को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्या अभिषेक रेखा की जिंदगी से वापस चला जाएगा, या क्या अब ये मोड़ रेखा की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं और आप पिता। सच में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूं। क्या कर रहे हो? तेरी नजर उतार दूं। देखा तेरी माँ कितनी खुश है। इतने दिनों के बाद ठाकुर जी ने इस घर में खुशी दी है। प्रणाम कर बेटा। अरे वाह, सास बहू में इतना प्यार। अरे हाँ बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी थी मथुरा जाने की। हम आज ही मथुरा जाएंगे कन्हैया जी के दर्शन करने।
क्यों मालती, सही कहा ना मैंने? ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। राज तू एक काम कर, मम्मी पापा को कार से लेके जा, और हाँ ध्यान से। जी भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे आ गया? मम्मी पापा गए क्या? हाँ। अच्छा सुनिए, आपने गैराज की लाइट तो बंद की ना? गैराज की लाइट बंद करना मैं भूल गया, तुम कर दो ना प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे क्या अभी? अरे प्लीज कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सुनिए, खाना खा लीजिएगा, मैंने लगा दिया है, तब तक मैं नहा लेती। अच्छा सुनो ना। हाँ? आज नहाने के बाद ना वही वाली नाइटी पहनना जो तुमने हनीमून की रात को पहनी थी। बहुत ब्यूटीफुल लगती हो तुम उसमें। अच्छा जी, घर वाले सब बाहर चले गए हैं तो आपको मस्ती सूझ रही है? हाँ बिल्कुल। हटिए। जल्दी आना नहा के। अरे अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, 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 अरे छोड़ दो मुझे। अरे खोलो खोलो खोलो, कौन है बाहर? कौन है बाहर? तुम्हें क्या हो रहा है वहाँ? मुझे बताओ, कौन है? सुमित खोलो खोलो, कुछ मत करना। सुमित क्या हो रहा है बाहर? सुमित हेलो, क्या? अभी अभी ये क्या हुआ? बहू ये क्या हुआ? अरे कैसे हुआ? कुछ तो बोलो। अरे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। रेखा जी, ये वाकया करीब कितने बजे के आसपास घटा था? 3 बजे के आसपास। न जाने मेरे बेटे की हत्या किसने कर दी। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी खुशी के दिन आए थे। जैसा इन्होंने बताया, उससे तो ये पता लगता है कि ये मामला जरूर चोरी या लूटपाट का लगता है। नहीं, ये चोरी नहीं है। उसने मार डाला मेरे सुमित को। उसने मेरे सुमित को मार डाला। आप प्लीज उसे पकड़ लीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा, प्लीज उसे पकड़ लीजिए आप। भाभी, किसने मार डाला? कौन है वो? अभिषेक। अभिषेक कौन है? और वो क्यों मारेगा तुम्हारे पति को? अभिषेक मेरा गुजरा हुआ कल है। वो अभी कुछ दिन पहले इसी शहर में आया। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पाने के लिए मेरे पति को रास्ते से हटा देगा, और उसने वैसा ही किया। मिस्टर अभिषेक जी कहिए। रेखा के पति का खून तुमने ही किया है ना? क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का खून नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। चल थाने चल, वहाँ अच्छे गुनाह कबूल कर लेते। ले चले थे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बेटा 4 दिन हो गए और तूने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। बेटा कुछ तो खा लो। सुमित ने खाया क्या? बेटा अपना नहीं, कम से कम सुमित की निशानी अपने बच्चे का तो ख्याल रखो बहू।
नहीं तो कुछ हो गया तो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अभिषेक ने अपना गुनाह कबूल किया क्या? पूछताछ जारी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल मुंह तो खोले गए। ठीक है। तूने सुमित का खून किया था? मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल, तूने सुमित का खून किया था? सर आप मुझे मार भी दो तो भी मैं यही बोलूंगा मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया? सर आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर उस रात में ट्रेन में था सर, और रही बात सर रेखा की, तो मैंने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए सर। आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर। यकीन? यकीन? देखता हूं तू कब तक मुंह नहीं खोलता है। सर पता किया, ये जो कह रहा है सब सच है। इसकी सारी सीसीटीवी फुटेज और रेलवे टिकट दोनों चेक किया। ये उस दिन भी सूर्य स्टेशन पर ही था। और ये रही सर इसकी कॉल डिटेल्स। इसने पिछले 1.5 महीने से रेखा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। पुलिस की और रेखा की नजर में सुमित का कातिल अभिषेक ही था, लेकिन कत्ल की रात अभिषेक उस शहर में था ही नहीं। रेलवे की टिकट, सीसीटीवी फुटेजेस और कॉल रिकॉर्ड अभिषेक के निर्दोष होने की गवाही दे रहे थे। अब अगर अभिषेक ने सुमित का खून नहीं किया तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुमित का कातिल आखिर था कौन? क्या सुमित की किसी बाहर वाले के साथ कोई दुश्मनी थी जिसके बारे में उसके घर वाले अनजान थे? या फिर अभिषेक बड़ी चालाकी से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा था? जहां एक तरफ पुलिस सुमित की केस को सुलझाने में उलझी हुई थी, तो दूसरी तरफ अपने पति के मर जाने के बाद रेखा इस कदर सदमे में चली गई कि दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और घर वालों को यह डर था कि सुमित को खोने के बाद कहीं वो रेखा को भी ना खोए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके बच्चे के साथ साथ इनकी जान को भी खतरा है। आप इन्हें कुछ खिलाइए, वरना और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस बेचारी की दुनिया तो सुमित के साथ ही खत्म हो गई। अब किसी कैसे समझाऊं कि अब सुमित वापस कभी नहीं आ सकता। पापा जी, सुमित आ गए होंगे ना? मैं उनके लिए रोटियां बना देती हूँ। उन्हें गर्म रोटियां पसंद है ना? मैं जाती हूँ। अरे बेटा सुनो। भाभी, भाभी, मम्मी, डैडी, देखो भाभी क्या करने जा रही है। जल्दी आओ। भाभी, सुमित मुझे बुला रहा है। मुझे उसके पास जाना है। भाभी, संभाल के ले जाना बेटा, और डॉक्टर के पास से लौटते समय बहू को थोड़ा घुमा देना, शायद उसका मन बहल जाएगा। जी पापा।
चलिए भाभी, चल। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसके इन हालात के कारण इसकी पेट में पल रहे बच्चे को ना कुछ हो जाए। हे भगवान, कृपा बनाए रखना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए। रेखा जी ने जो शक जाहिर किया था, शायद हमें लगता है कि उनका शक गलत था। दरअसल अभिषेक उस रात इस शहर में था ही नहीं। और दूसरी बात, रेखा जी ने बताया था कि अभिषेक और उनके रिश्ते शादी से पहले थे, लेकिन अभिषेक ने बताया कि शादी के बाद भी रेखा ने अभिषेक के साथ संबंध बनाए थे। दरअसल काफी कड़ियां अनसुलझी हुई। देखा जाए तो खून करने वाला उस वक्त घर में आता जब कोई नहीं होता। इसका मतलब खूनी को किसी के ना रहने की सूचना दी गई थी, और यह सूचना घर के किसी न किसी सदस्य ने तो दी होगी। लेकिन ऐसा करेगा कौन? अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं एक बार सुमित और रेखा का कमरा चेक करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल जी। आपकी बहू ने बताया था कि वो गैराज की लाइट बाहर से बंद करके आई और फिर बाथरूम गई। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, बाहर गैराज की लाइट तो यहाँ बेडरूम से बंद होती है। ये रहा उसका स्विच। ये बात आपने उस दिन क्यों नहीं बताई, जब आपकी बहू हमें हादसे के बारे में बता रही? उस समय ये सब समझने का वक्त था ही नहीं। आज आपने बोला है तो मेरे दिमाग में ये बात आई है। बाहर गैराज में रेखा को जाने की जरूरत थी ही नहीं। रेखा ने ये क्यों कहा कि उसने गैराज की लाइट बाहर से बंद की? साहब, सुमित की लाश के पास से सोने की चैन और उसका पर्स मिला था जिसमें पैसे थे, और चोरी करने वाले पूरे अलमारी से जब एक एक गहने और पैसे चुरा सकते थे तो उन्होंने सुमित के पैसे और चैन क्यों छोड़ दिए? अगर खून करने के पीछे का मकसद चोरी ही था तो। ये घड़ी शायद उस रात से ही बंद है। हाथापाई हुई होगी तो शायद घड़ी गिर के बंद हो गई होगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लेकिन इसमें जो वक्त बता रहा है उसके हिसाब से तो हाथापाई 1 बजे के आसपास हुई होगी। लेकिन रेखा जी ने बताया था कि 3 बजे के आसपास। रेखा भला झूठ क्यों बोलेगी? I'm so happy. इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं कि रेखा हम सबसे झूठ कह रही है? यार मैं थक गई हूँ ये ड्रामा करते करते, और कब तक करना पड़ेगा ये सब? बस कुछ दिन और। एक बार पुलिस की मार से वो अभिषेक अपना गुनाह कबूल कर ले। बस एक बात माननी पड़ेगी, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। आज तो मुझे लगा कि तुम छत से सच में कूद पड़ोगी। अरे मेरी भी सांस अटकी हुई थी, पर क्या करें, तुम्हारे माँ बाप को बेवकूफ बनाना इतना आसान काम भी तो नहीं है ना। बस ये सब जल्दी से खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ बिना डरे आराम से रह सकूं, तो मैं तुम्हें जी भर के प्यार कर सकूंगा और हमारे होने वाले बच्चे को भी प्यार कर सकूंगा। मम्मी जी, सुमित आ गए होंगे ना? मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। मैं अंदर जाती हूँ, उन्हें इस वक्त चाय पीने की आदत है ना।
मत आना। तुम हो कौन? और इस तरह पापा मम्मी के सोने का इंतजार। अच्छा सुनो ना, पुलिस से तुम्हारी बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? अभिषेक ने कबूल किया कि नहीं? साला कबूल ही नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने बोला है कि ऐसी मार मारेंगे कि कबूल कर लेगा। जो जुर्म उसने किया ही नहीं वो उससे कबूल कर लेगा। तो हमारा शक सही था। इस घर में ही कोई शख्स खूनी है। कहानी अच्छा सुना लेती हो, अगर अब कहानी नहीं सच बताना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कुछ समझाइए ना इन्हें। तूने अपने भाई के घर को ही बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे पास सच कहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये सब हमने ही प्लान किया। राज जब इस बार घर आया तो हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मेरे और राज के बीच रिलेशंस होने लगे थे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और फिर मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली। ये बच्चा राज का था। मैं राज में अपने बच्चे का पिता देखने लगी थी और उसका हो जाना चाहती थी। राज भी मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, इसलिए हमने सुमित को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें हमने अभिषेक को अपना मोहरा बनाया। राज ने 2 आदमियों का इंतजाम किया और सुमित को मारने के लिए हमने वो दिन चुना जब मम्मी पापा मथुरा जाने वाले थे। अरे गैराज की लाइट बंद करना मैं भूल गया, तुम कर दो ना प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है। जानते हो ना क्या करना? जल्दी आना नहा के। अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे जाओ यहाँ से, यहीं से मत मारो तुम्हें। तुझे हमने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यहाँ तक कि तूने खुद ये कहा कि सुमित किसी दूसरी लड़की से शादी कर, लेकिन मेरे बेटे ने दूसरी लड़की से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता था। तूने उसी इंसान का खून कर दिया। मुझे इस बात का अफसोस है, तुझ जैसा राक्षस मेरे कोख से पैदा हुआ, जिसने भाई को मार डाला, और वो भी इस एक औरत के चक्कर में। अच्छा होता तेरे पैदा होते हुए मैं तुझे और डालती। गिरफ्तार करो इन्हें, ले चलो। अनैतिक संबंध अपने रिश्ते को वजूद देने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। अनैतिक संबंध की नींव धोखे और विश्वासघात की जमीन पर रखी जाती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ नफरत की इमारत खड़ी की जा सकती है। रेखा का सबसे पहले अपने पूर्व प्रेमी के साथ संबंध बना लेना और उसके बाद अपने ही देवर के साथ अवैध रिश्ता कायम करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस भूल या अपराध की कोई माफी नहीं होती है। राजपीपला में हुई इस घटना में हैरान करने वाली बात यह है कि जिस पत्नी ने अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या करवाई थी, वही पत्नी अपने पति के मरने के बाद दुखी होने का स्वांग रच रही थी। एक ऐसा नाटक जिसे देखकर हर किसी को विश्वास हो गया था। हर रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास होती है।
और अगर वो रिश्ते ना बचे तो जरूरत है सही कदम उठाने की, ताकि आगे आने वाली विपदा से बचा जा सके। अब मुझे दीजिए इजाजत। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।